डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स और सिटीजन्स को एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा मिली है. उसको हम कैसे ज़्यादा बढ़ावा दें. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट इन दैट. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू एज स्किल्स डेवलपमेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पूरी जो चेंज हो रही है उसमें जो स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कैसे हमको एलोकेशन हो. R&D में भारत को ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, बट 2047 की तरफ अगर हम देखें और विकसित भारत के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमको टू सेट अ रोड मैप एंड गिव अ विजन टू इंडस्ट्री ऑन वेयर वी शुड बी इन्वेस्टिंग. टेबल पे इंटरिम बजट पेश होने के बाद आज की डेट में वित्त मंत्री जी के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिविडेंड 1 लाख करोड़ से लगभग ज्यादा आया. जीएसटी की कलेक्शन बहुत बढ़िया आ रही है. डायरेक्ट टैक्सेस का भी आपने देखा, एडवांस टैक्स का जो आंकड़े आए हैं वो बहुत सुंदर आंकड़े आए हैं. और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है. और फिस्कल डेफिसिट का इसका प्रेशर नहीं है. तो अगर आज की डेट में अगर वो मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर को कुछ छूट देती हैं, जैसे मैं कहता हूं कि अब उन्होंने कहा 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट है, तो 7 लाख से बढ़ा के 9 लाख तक के एग्जम्पशन कर दें. केंद्रीय और स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलाकर करीब 2% ऑफ जीडीपी हम हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं. ये कम से कम डबल होना चाहिए अगर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जाना है. एक वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, शिक्षा और कौशल विकास में हम मिला के करीब 3% करते हैं. जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो करीब डबल होना चाहिए अगर हमें वाकई विकसित देशों से G20 कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है. मैं ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ये भी चाहेंगे कि ये जब सब कुछ कर रहे हैं कि हम इन लोगों के लिए सोशल एक्शन या स्पेसिफिक स्कीम्स उनके लिए जो हम लाएं या उनके लिए प्रोविज़न करें, साथ साथ जो भारत की छवि है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है. अब लोगों ने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है. चाइना के हम अल्टरनेटिव बन रहे हैं. बहुत सालों से बातें हो रही है, लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स कभी होती नहीं है, यील्ड कभी होती नहीं है, प्रोडक्टिविटी पे हम कभी कंसंट्रेट करते ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज पे, वाटर रिसोर्सेज पे, इरिगेशन पे चेंजेस हम कभी डिस्कशन ही नहीं करते. इस बजट में एक्चुअली पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया गया कि कैसे प्रोडक्टिविटी, कैसे हॉर्टिकल्चरल सीड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन 3 टाइप्स का, राइट, ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स और एजुकेशन सेंट्रिक बजट है. अगर बहुत से लोगों ने बात की कि विकसित भारत 2047 तक कैसे होगा उसके बारे में, या उसके भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, बट लार्जली अगर एक चीज जो एड्रेस करी गई है जिसकी वजह से मुझे लगता है बीजेपी को कुछ सीट्स का लॉस हुआ रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो वो जॉबलेसनेस या कम जॉब्स का एडिक्वेट क्रिएट ना होना वो वजह थी. मैं संपूर्ण रूप से सहमत हूं कि यह बजट जो हम लोगों का लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में हमें परिवर्तित करना, उस लक्ष्य के प्रति इस बजट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कि 0 से 3 तक 0% है और दूसरी स्लैब 3 से 6 की जगह 3 से 7 कर दिया उन्होंने जी, और 7 से 10 को 10% कर दिया. तो बड़ा मार्जिनल चेंज है. जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको हर एक को कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट मिल जाएगा. पर लेकिन ये बेनिफिट उन्हीं को ही है जो कि नए टैक्स रिजीम में है. तो यानी कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं है. पहले तो जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल रहा है उनके लिए 1 महीने की सैलरी भारत सरकार देगा, जिनको 15,000 से 1 लाख तक की जॉब मिलती है. दूसरा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट होंगी उनका EPFO में 12.5% वो एम्प्लॉयज़ देते हैं, 12.5% एम्प्लॉयर देता है. उसमें रिडक्शन भारत सरकार करेगा और दोनों को उसका फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी.